एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने रेल परिवहन के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम एयर ट्रांसपोर्ट यानी वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम 1903 में राइट बंधुओं ने बिना इंजन के ग्लाइडर से आकाश में उड़कर मानव की कल्पना को साकार किया। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1932 में हुई। टाटा एंड सन्स लिमिटेड ने टाटा एयरवेज कंपनी की स्थापना की। टाटा एयरवेज कंपनी ने 15 अक्टूबर 1932 को कराची से चेन्नई के बीच वायु सेवा प्रारंभ की। तो यहाँ से छोटे छोटे जो एयर ट्रांसपोर्ट के लेके छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने उनको यहाँ नोटेड किया है। जैसे वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई, सर्वप्रथम किनके द्वारा ये ग्लाइडर इंजन बनाया गया, तो यहाँ से किन किन के बीच वायु परिवहन चलाई गई, किन के मध्य, कराची से चेन्नई के बीच। तो ये छोटे लघुत्रात्मक क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। वायु परिवहन का महत्व क्या क्या है। पहला है फास्ट स्पीड, तेज गति का परिवहन है ये। रोड परिवहन, सड़क परिवहन और रेल परिवहन की तुलना में वायु परिवहन तेज गति का परिवहन है। जल्दी से इससे समय की बचत होती है। सबसे फास्टली परिवहन का यदि कोई माध्यम है तो वह वायु परिवहन है। दूसरा है यूजफुल फॉर वैल्यूएबल गुड्स, मूल्यवान वस्तुओं के लिए उपयोगी। कोई जो वस्तुएं बहुत ज़्यादा मूल्यवान होती हैं, सोना, हीरे जवाहरात, यदि उनको शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है और सेफली पहुंचाना है तो उनके लिए वायु परिवहन उपयोगी होता है। तीसरा है हेल्पफुल इन इमरजेंसी, संकटकालीन परिस्थितियों में सहायक। वायु परिवहन देश के अंदर जब कभी कोई संकटकालीन परिस्थितियां आती हैं तो उसमें वायु परिवहन अपनी विशेष भूमिका अदा करता है। जैसे कहीं आग लगी हो उसको बुझाना, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से यदि व्यक्तियों को बाहर निकालना है तो उसमें भी वायु परिवहन सहायता करता है। वहाँ राशन सामग्री पहुँचाना युद्ध के समय में आदि, इन यानी संकटकालीन परिस्थितियों में जब भी देश पर संकट आया है तब वायु परिवहन ने अपनी भूमिका निभाई है। लेस इन्वेस्टमेंट, कम विनियोग वाला परिवहन है। तुलना करें अपन रेल परिवहन की तुलना में तो इसमें कम विनियोग है, क्योंकि रेल परिवहन में पटरियां बिछाई जानी चाहिए तब उसका नेटवर्क होता है। रेलों में विद्युतीकरण किया जाना आवश्यक होता है, विद्युतीकरण किया जा रहा है, जबकि इसमें वायु परिवहन में न तो विद्युतीकरण की आवश्यकता है न पटरियों को बिछाने की आवश्यकता है। इस वजह से इसे कम विनियोग वाला ट्रांसपोर्ट कंपैरिजन टू रेल ट्रांसपोर्ट की तुलना में कम विनियोग वाला कहा जा सकता है परिवहन। हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि विकास में भी यह सहायक है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में वायुयान के माध्यम से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। जैसे हरित क्रांति के आने के बाद कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग बढ़ा है तो वायुयान के माध्यम से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। टिड्डी दल के प्रकोप को रोकने में भी वायुयान का उपयोग किया जाता है और हाल ही के वर्षों में तो वायुयान से कृत्रिम वर्षा भी होने लगी है। तो यूँ कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में भी वायु परिवहन का महत्व है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस, व्यापारिक महत्व। वायु परिवहन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक महत्व है। इससे व्यवसायियों की समय की बचत होती है, जिसके कारण उनकी व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है पर्यटन विकास, टूरिज्म डेवलपमेंट में भी एयर ट्रांसपोर्ट का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पर्यटन वायु परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से जा सकते हैं। तो अधिक से अधिक पर्यटन के जो स्थल हैं उनको देख सकते हैं वायु परिवहन के माध्यम से। तो इस प्रकार वायु परिवहन भी पर्यटन के विकास में अपनी भूमिका अदा करता है। अब बात करें वायु परिवहन का विकास या वर्तमान स्थिति की, तो स्वतंत्रता से पूर्व वायु परिवहन निजी क्षेत्र में था। 1946 में वायु परिवहन लाइसेंस बोर्ड की स्थापना की गई। कौन कौन से वायु परिवहन में कार्यरत हैं एजेंसियां, तो ये बात करें एयर इंडिया, इसकी स्थापना वायु निगम अधिनियम 1953 के अंतर्गत हुई। यहाँ से लघुत्रात्मक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस वजह से ये मैंने मेंशन किए हैं यहाँ। इंडियन एयरलाइंस, इसकी स्थापना भी 1953 में हुई। वायुदूत की स्थापना जनवरी 1981 में स्थापना हुई। वायुदूत ऐसे क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करती हैं जहां इंडिया एयरलाइंस की सेवाएं नहीं पहुंच पाती, उन क्षेत्रों में वायुदूत अपनी सेवाएं प्रदान करता है। वायुदूत का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पवन हंस
स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 15 अक्टूबर 1985 को हुई। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। पवन हंस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम क्षेत्र की हवाई सेवा की आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो ये कुछ जो वायुयान के मुख्य साधन थे उनके बारे में अपन ने पढ़ा है कि किन किन के माध्यम से वायु परिवहन की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अब बात करें 1953 में वायु ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण क्या होता है? राष्ट्रीयकरण से सीधा सा तात्पर्य है निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में बदलना राष्ट्रीयकरण कहलाता है। राष्ट्रीयकरण किया गया 1953 में वायु परिवहन का। तो राष्ट्रीयकरण के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो राष्ट्रीय वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं? पहला है तीव्र विकास। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हो जाने से तीव्र विकास हो पाया है, क्योंकि जब तक राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था तब तक ये निजी क्षेत्र में था। निजी क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, बहुत सारी चीज़ों का अभाव रहता है, जिनके कारण इनका विकास नहीं हो पाया। जैसे ही सार्वजनिक क्षेत्र में आया वायु परिवहन तो इसका तीव्र विकास किया गया। दूसरा है लोकोपयोगी, पब्लिक इम्पोर्टेंस। राष्ट्रीयकरण होने से वायु परिवहन लोगों के लिए उपयोगी बना, क्योंकि निजी विमान कंपनियां जनता का शोषण करने से नहीं चूकती, जबकि जो सार्वजनिक कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, वो कभी जनता का शोषण नहीं करती। उनका मैक्सिमम उद्देश्य जनता को ज़्यादा लाभ प्रदान करना होता है। तीसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा नियंत्रण, यानी वायु परिवहन पर नियंत्रण सरकार का हो गया राष्ट्रीयकरण होने से। इस कारण से नियंत्रण सरकार के हाथों में होने से संकटकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा की जाती है वायु परिवहन के द्वारा। प्रतिस्पर्धा से रक्षा, निजी कंपनियां इतनी मजबूत अवस्था में नहीं थी जब वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। इससे पहले वायु परिवहन निजी हाथों में था, तो निजी कंपनियां जो थीं वह इतनी मजबूत अवस्था में नहीं थी कि जो विकसित देशों की वायु परिवहन कंपनियां हैं उनसे वो प्रतिस्पर्धा कर पाएँ। इस वजह से राष्ट्रीयकरण हुआ, और राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात वो जो अपने देश की वायु परिवहन कंपनियां हैं वो इतनी सक्षम हो गई हैं कि वो विदेशी या जो विकसित देशों की वायु परिवहन की कंपनियां हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करने की हालत में हैं। तो राष्ट्रीयकरण के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट है मितव्ययता। राष्ट्रीयकरण से पूर्व वायु परिवहन के नियंत्रण में अनेक व्यवस्थाएं थी, जिसके कारण अधिक खर्चे होते थे। राष्ट्रीयकरण के पश्चात केवल 2 ही प्रबंध व्यवस्था रह जाने के कारण प्रशासन और प्रबंध में मितव्ययता आई है। समन्वय भी हुआ है, 2 देशों के बीच समन्वय में वृद्धि हुई है। मोर फैसिलिटी बढ़ी है। जहां निजी क्षेत्र में वायु परिवहन था वहां जो फैसिलिटी अवेलेबल थी, राष्ट्रीयकरण में आने के बावजूद वायु परिवहन में अधिक सुविधाओं में वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क, यानी राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में कौन कौन से, राष्ट्रीयकरण करने से क्या क्या हानियां हुई हैं। पहला है क्षतिपूर्ति। जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो जो सरकार थी उसको निजी विमान कंपनियों को अत्यधिक राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई, और उसका अल्टीमेटली भार किस पे पड़ा? जो टैक्स पेयर हैं उन पे भार पड़ा। तो ये क्षतिपूर्ति के रूप में अपन इस बिंदु को गिना सकते हैं। दूसरा है दोहरी प्रबंध की समस्या। राष्ट्रीयकरण होने के बाद दोहरी प्रबंध की समस्या हुई, क्योंकि इंडियन एयरलाइंस जो देश के भीतर वायु परिवहन की सेवा प्रोवाइड करवाता था, और एयर इंडिया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वायु सेवाओं को संपादन करता था, तो ये राष्ट्रीयकरण होने के बावजूद दोहरी समस्या उत्पन्न हो गई। तीसरा है निर्णय का अभाव, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। राष्ट्रीयकरण होने के बाद या राष्ट्रीयकरण होने से निर्णय का अभाव रहता है, क्योंकि सरकार के नियंत्रण में आने से सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होते हैं, लाल फीताशाही का बोलबाला हो सकता है। इस वजह से निर्णय जो उचित समय में लिया जाना चाहिए, या यूँ कह सकते हैं कि निर्णय में एक अनावश्यक देरी हो जाती है, देरी हो रही है। तो निर्णय का अभाव कहीं ना कहीं राष्ट्रीयकरण के बाद देखा गया है वायु परिवहन में।
एकाधिकार मोनोपोली बढ़ी है, क्योंकि जहां कुछ हाथों में राष्ट्रीयकरण से पहले वायु परिवहन था, लेकिन राष्ट्रीयकरण होने के बाद संपूर्ण मोनोपोली सरकार की हो गई। इस वजह से कहीं ना कहीं मोनोपोली इस क्षेत्र में बढ़ी है। निजी साहस की समाप्ति, जैसे ही राष्ट्रीयकरण वायु परिवहन का हुआ और निजी साहस की समाप्ति हो गई, क्योंकि निजी जो क्षेत्र थे वह इस क्षेत्र में उनका वर्चस्व खत्म हो गया। तो राष्ट्रीयकरण के बाद अपन कह सकते हैं कि निजी साहस की समाप्ति सी हो गई।